बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 2 अक्टूबर और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज सबसे पहले आपको अपडेट करना है उन 3 शहरों के बारे में जहां पर आज इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। जी हां, मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर, तीनों शहरों में आज अवाम ने खौफ के बुत तोड़े हैं। 9 मई के बाद जो एहतजाज के ऊपर एक जबरी पाबंदी लगा रखी थी और अवाम को एक तरफ तो फस्तायत कर रहे थे और दूसरी तरफ आवाज़ बुलंद करने का भी इख्तियार जो है वो उनसे छीन लिया था। आज अवाम ने उस इख्तियार को इन तीनों शहरों में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। फैसलाबाद की अगर सबसे पहले आपके सामने बात रखें तो फैसलाबाद का जो सेंट्रल एरिया है, शहर का सिटी सेंटर आप उसे कह लीजिए, क्लॉक टावर या उसे घंटाघर उर्फ़े आम में जो कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं। उन बाज़ारों के अंदर मुजाहरीन ने शदीद मुजाहरा किया और पुलिस ने उन पर शदीद जो है वो आंसू गैस और रबर की गोलियां और तमाम तरफस्तायत करने की कोशिश की। अब ये जो 8 बाज़ार हैं, इनके दरमियान में इनको जो लिंक करती हुई छोटी गलियां हैं, अवाम उनके अंदर चली जाती थी, पनाह लेती थी, लेकिन पुलिस उन गलियों में भी पीछा करने की कोशिश करती थी और शदीद आंसू गैस के शेल्स जो हैं वो फेंके गए। फैसलाबाद का जो मज़ा है वो बहुत मशहूर है। फैसलाबाद वालों में जो हिस्से मज़ा है वो बहुत ज़्यादा है। एक शहरी की वीडियो सामने आई है जिसने वो आंसू गैस का गोला जिसमें से धुआं निकल रहा है उसको पकड़ा है और पकड़ के कह रहा है कि मैंने तो सोचा था कि इसमें से कुछ और होता होगा, इसमें से सिर्फ धुआं निकल रहा है। आप खुद सोचिए कि वो धुआं इतना जहरीला होता है कि आप उसके करीब नहीं जा सकते और वो पकड़ के उसको कमेंट्री कर रहे हैं। मतलब कि एक एक आवाम का जो रिजॉल्व है वो आपको हर चीज़ में नज़र आ रहा था। आंसू गैस के शेल आते थे तो आवाम उठाकर उन्हीं शेल्स को वापस फेंक रही थी। इसके अलावा 1-2 जगहों पर आंसू गैस फेंकने वाले पुलिस एहलकार आवाम के पास आए, आवाम के काबू आ गए, पास नहीं, पास आते हुए ज़ाहिर है उनके काबू आ गए। गमो गुस्सा था, थोड़ी बहुत ठुकाई के बाद बहरहाल वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उन्होंने उन पुलिस वालों को जो है वो फ्री करवाया और दोबारा आज़ाद करवा कर भेजा। और मेरा ख्याल है वो अपनी बेशर्मी के मुताबिक दोबारा से आंसू गैस इन्हीं मज़ारीन पर फेंकने में मसरूफ़ हो गए होंगे। मतलब कि सारा दिन ये खेल चलता रहा। भरपूर मज़ाहमत की इन लोगों ने, भरपूर जिस तरीके से रावलपिंडी में आपने मनाजर देखे। अभी क्योंकि फुटेज आ रही है तो सुबह तक हम आपको पूरी फुटेज दिखा सकेंगे। जो फुटेज आई है वो आपको दिखा रहे हैं कि भरपूर आज इस फस्तायत के ख़िलाफ़ फैसलाबाद में आवाज़ उठी है। और फैसलाबाद के जितने भी दीगर इलाके थे, ये सिर्फ क्लॉक टावर नहीं, वहाँ पर भी क्योंकि पुलिस रोक रही थी लोगों को क्लॉक टावर जाने की तरफ, तो इसलिए जहाँ जहाँ जिसको मौका मिला वहाँ पर भरपूर जो है वो रिजेंटमेंट की गई है, वहाँ पर भरपूर मुजाहरा किया रहा। मियांवाली की बात करें तो मियांवाली पर ये एक तस्वीर बहुत भारी निकली है आज। जी हाँ, बांग्लादेश की याद कीजिए अबू सईद की तस्वीर, जो कि बांग्लादेश की जो भी आपने मूवमेंट देखी थी उसका एक फेस बन गई थी ये तस्वीर। आज मियांवाली से भी बिल्कुल उसी तरह की एक तस्वीर जो है वो सामने आई है, वो इंटरनेट पे इस वक्त वायरल हो चुकी है। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जब मियांवाली में शदीद शेलिंग हो रही थी। जी हाँ, मियांवाली ज़रा आपको पता है कि मुजाहरीन ज़्यादा सख्त जान है वहाँ के लोग, तो शेलिंग भी उसी तरतीब से और ज़्यादा सख्त की गई। पुलिस की फस्तायत भी और थी, लेकिन वहाँ के मर्दों ख़वातीन ने भरपूर मुकाबला किया। ज़ाहिर है इमरान खान साहब का शहर है, वहाँ से तवक्को भी यही थी और आज उन्होंने तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए बेहतरीन वहाँ पर परफॉर्म किया। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और वो खबर है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पहले तो आपको ये बता दें कि आज वकला ने कॉल दे रखी थी एहतजाज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। पिछली दफ़ा याद कीजिए तकरीबन 1 हफ़्ता पहले वकला का एहतजाज हुआ था, वो कोई भरपूर एहतजाज नहीं था, उसमें तादाद कम थी, हमने आपके सामने रखी थी, गलत बयानी नहीं की थी, आपको बताया था कि ये एहतजाज इम्प्रेसिव नहीं है। आज वकला ने उसका मेकअप किया है। मेन के उसी एहतजाज की जो खबर ये थी कि वो मौसर नहीं, आज बहुत ही मौसर एहतजाज किया है। एक बड़ी तादाद में और भरपूर तादाद में आज
वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। 63A की अंदर समाअत हो रही थी। उसके बाहर वकला ने काजी का पुतला जलाया, काजी को फ्रॉड और चोर करार दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन वकला को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में रोकने के लिए इस्लामाबाद की पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन इन वकला को वो रोक ना सके। मतलब बताने का आपको ये है कि जो मागला रोड है उसको भी बंद किया गया वकला के लिए। जो नादरा की तरफ से आप आ सकते हैं या सरीना होटल की तरफ से आ सकते हैं, मतलब तमाम जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले दाखिली रास्ते थे वहाँ पर भरपूर इनको रोकने की कोशिश की। उसके बावजूद वकला छोटी टोलियों में होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और फिर वहाँ पर असेंबल होकर एक भरपूर उन्होंने वहाँ पर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। दूसरी तरफ अब आपको बताते, इसमें आज़म सवाती साहब को खुसूसी क्रेडिट है क्योंकि वो फ्रंट से लीड कर रहे थे और बहुत ही भरपूर तरीके से वकला को पिछले 1-2 दिन से मैं देख रहा था, हमारी कमेटीज़ में भी, पार्टी की कमेटीज़ में भी वो वकला के साथ इंगेज थे, वकला को मोटिवेट कर रहे थे और चाह रहे थे कि ये एहतजाज जो है वो थोड़ा एक तगड़ा एहतजाज वहाँ पर हो, जो आज होने में कामयाब हुआ है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो आपको बतानी ज़रूरी है। वहाँ पर आज जो काजी साहब के साथ क्रिस्टीज़ बेकरी पर हुआ था वही काम आज बेंच पर बैठे हो गया। जी हाँ, आज काजी साहब की तवाज़ो की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जो वकील साहब हैं उनका नाम है मुस्तफ़ीन काज़मी साहब। मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो हैं उन्होंने आज काजी साहब पे, जैसे आपको याद है, क्रिस्टीज़ बेकरी में लानत भेजी थी वहाँ के एक बेकरी के एम्प्लॉई ने। आज मुस्तफ़ीन काज़मी ने वाइल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने उस झूठे बेंच के साथ बैठे केस सुन रहे थे तो वहीं बराह रास्त मौके पर उनको तकरीबन उन्हीं हालात का सामना करवा दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हालात का, संगीन किस्म की जो है वो उनको एम्बैरसमेंट कॉज हुई काजी साहब को। वैसे वो एम्बैरस होते नहीं है, बेइज्जती प्रूफ है, लेकिन उन्होंने कम से कम प्रिटेंड किया कि मुझे एम्बैरसमेंट हो रही है। हुआ कुछ यूं कि एडवोकेट मुस्तफ़ीन काज़मी जो हैं वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है कल का 63A, आप कैसे ये बेंच बना सकते हैं? ये आप पांचों के पांचों जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ बैठे हुए, जाली बेंच बैठा हुआ है, ये सारी जालसाजी हो रही है कमेटी में। जब कमेटी पूरी नहीं है तो आप ये बेंच कैसे बना सकते हैं? और आप लोग ये मुकदमा सुन भी रहे हैं, बंद करें ये ड्रामा। काजी साहब ने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं तहरीके इंसाफ से हूं। उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, आपकी बात नहीं सुननी। उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैंने अपनी बात करनी है। उन्होंने कहा फिर मैं पुलिस बुला लूंगा। उन्होंने कहा और आपसे मुझे तवक्को भी कोई और नहीं है, आप यही कर सकते हैं, आप छोटे आदमी हैं, आप यही हरकत कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप फ्रॉड ईसा हैं। जी हाँ, ये मुस्तफ़ीन काज़मी ने अदालत के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा को कहा कि आप फ्रॉड हैं, आप फ्रॉड ईसा हैं, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आप मुझे यहाँ से निकाल भी देंगे तो बाहर 500 वकला है खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे, हम ये झूठा और गैर आइनी ना बेंच मानते हैं ना इनका फ़ैसला मानते हैं, और तुम फैसला करो, हम देखते हैं कि कैसे करते हो। पुलिस एहलकारों ने सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी को अदालत से बाहर ले गए और इस पर नईम अफ़गान साहब जो जज साहब हैं, जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि अब इस पर टीवी प्रोग्राम्स होंगे जिनमें, ज़ाहिर उन्होंने अगली लाइन नहीं कही, उनके कहने का मतलब यही था कि काजी साहब की फिर बेइज्जती होगी और पूरी कौम इस पर खुश होती है जब उनके ऊपर तनकीद होती है। तो उन्होंने ये कहा कि अब देखें इस पर टीवी प्रोग्राम होंगे। उसके बाद कहा गया कि बदतमीज़ी का ये तरीका अब आम हो गया है, अब यूट्यूब जो जर्नलिस्ट हैं वो बाहर जाएंगे और वो इसके ऊपर तज्ज़ियात देंगे। फिर काजी साहब के जो बाहर मुजाहरों पर पुतले जलाए जा रहे थे वो आवाज़ें ज़ाहिर है अंदर तक आ ही रही होंगी क्योंकि शदीद आवाज़ें थी। जो सुप्रीम कोर्ट का गेट है उसके बिल्कुल बाहर ये वकला इकट्ठे होकर कर रहे थे, उनकी कवरेज भी हो रही थी। दोबारा से सोशल मीडिया पर ही कवरेज थी, दूसरा मीडिया तो उसकी कवरेज करेगा नहीं, तो काजी साहब को दोबारा से यूट्यूब बुरा लगेगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में कवरेज थी। बहरहाल मुस्तफ़ीन काज़मी साहब ने कहा कि मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने एक राय दी है अपनी, कोई मैंने गैर कानूनी काम नहीं किया। काजी फ़ाइज़ ईसा एक फ्रॉड है, उसने फ्रॉड तरीके से ये बेंच बनाया है, वो फ्रॉड तरीके से इस अदालत को
चला रहा है, मैंने सिर्फ उसको बताया है कि आप जो सब कुछ यहाँ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ये बेंच भी गलत है और आप पांचों जजेस जो हैं इनका ये बेंच गैर आइनी है, गैर कानूनी है और आप कौम के साथ जो है फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली अब आपको सिचुएशन बताते हैं। वो सिचुएशन है जो आज अली ज़फ़र साहब के दलाइल है और ओवरऑल अदालत की जो कार्रवाई है 63A, जिसमें काजी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि चोरी हो गई एक जगह पर, तो जो चोरी करने वाला चोर है उसको आप चोरी की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन जो चोरी का माल है वो उसका हो गया। मतलब काजी साहब ये फैसला देना चाहते हैं कि 63A को वो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं ताकि वोट गिना जा सके लोगों का। वोट गिना जा सके तो तरमीम आ जाएगी, शैतानी तरमीम आएगी, तो जो चीफ शैतान है मीन शैतान आज़म काजी फायजी साहब, उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो काजी साहब ये एनोलॉजी आप समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि हाँ चोरी हुई, चोर ने चोरी की, चोर को सजा भी दे देंगे लेकिन चोरी का जो माल है वो चोर को दे दें, वो लीगल हो गया। तो ये हरकत काजी साहब यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि 63A लगेगा तो सही, जो फैसला ये देना चाह रहे हैं, हम एडवांस में आपको बता रहे हैं कि वोट काउंट होगा लेकिन बंदा नाअहल हो जाएगा, मतलब कि चोर को सजा देंगे लेकिन चोरी का माल जायज़ हो जाएगा। तो ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए। आज अली ज़फ़र साहब ने उस पर जो है वो भरपूर अपनी राय दी और वहाँ पर फिर जजेस ने भी आगे से मुतफर्रक किस्म की बातें की। एक तो आज अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये बेंच बन ही नहीं सकता और आपने ये बेंच कैसे बना दिया है, इस बेंच की फॉर्मेशन पर हमें एतराज़ है, जो कमेटी में लोग बैठे हैं उन्हीं को उठाकर आपने बेंच में डाल दिया है और हम इस बेंच की फॉर्मेशन पर एतराज़ करते हैं। तो काजी साहब ने देर नहीं की उस पर फैसला करने की, क्योंकि रिटन एप्लीकेशन अली ज़फ़र साहब की तरफ से जो बेंच था उसकी फॉर्मेशन पर और बेंच पर दी गई, तो उन्होंने वहीं पर अपने साथियों से खुसर पुसर की, बैठे हुए मीन उन्हीं कुर्सियों पर एक दूसरे के करीब कान करके खुसर पुसर की और उसके बाद कहा कि हम पाँचों ने, क्योंकि पाँच हैं ही एक माफिया की तरह इस टाइम इकट्ठे हुए हैं माजरत के साथ, ये पाँचों जजेस जो हैं ये काजी साहब के हैंड पिक्ड हैं। तो पांचों इन जजेस ने, दस्तखती जजेस हम इनको कह सकते हैं, इन पांचों ने खुसर फुसर करके कहा कि हम आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट करते हैं। अब जब इन्होंने ये कहा तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया। इसके ऊपर जो अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने कहा लें जी आपने तो एक और काम ख़राब कर दिया। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा इससे तो मामला और पेचीदा हो गया। अली ज़फ़र ने कहा मैंने तो पहले बेंच पर सिर्फ एतराज़ किया था, अब इस बेंच के अंदर बैठे हुए जो जजेस हैं जिन पर मैंने एतराज़ किया था उन्होंने ही इस बेंच के सही होने का फैसला दे दिया। तो ये तो कानून के मुताबिक ही नहीं है। जब आपने बेंच बनाया है जस्टिस अमीनुद्दीन ने और उस पर मैं एतराज़ कर रहा हूँ, वो बीच में बैठे हुए थे और अब वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो खुद ही इस बेंच के ठीक होने का फैसला कैसे दे सकते हैं? ये तो एक और जो है वो कंडक्ट हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कानून के मुताबिक नहीं है, ये तो इसमें से और एक इशू निकल आया है, इसको तो फुल कोर्ट ही सुन सकती है, इसको तो फुल कोर्ट सुनेगी तो तभी फैसला हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। उस पर काजी साहब ने कहा कि आजकल फुल कोर्ट का बहुत रवाज है, फुल कोर्ट से हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हम अब लोगों की मर्ज़ी के बेंच नहीं बनाएंगे, अब मर्ज़ी के जो है वो फैसले नहीं होंगे। ये काजी साहब ने कहा जमहूरियत है, हम जमहूरियत के मुताबिक चलेंगे, मैं तो आइन पर चलता हूँ, मेरा तो देखिए कि आइन के अलावा मैं और कुछ करता नहीं। अच्छा जी, बहरहाल एक तो ये संगीन मसला जो उन्होंने उठाया अली ज़फ़र साहब ने कि इन्होंने बेंच को खुद ही जो है वो जायज़ करार दे दिया। उसके बाद अली ज़फ़र साहब ने एक और पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि ये टाइम बार्ड है, 30 दिन के अंदर अंदर ये नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल करनी थी, लेकिन इसको फ़ाइल जो है वो मेरा ख़्याल है 35 दिन के बाद किया गया या 40 दिन के बाद, तो ये टाइम बार्ड है, इसको आप सुन नहीं सकते। इसको काजी साहब ने यकसर मुस्तरद कर दिया और ये कह के कि तफसीली फ़ैसला आने के बाद फ़ाइल करनी थी। हालांकि काजी साहब ख़ुद मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में तफसीली फ़ैसले से पहले ही नज़रसानी की अपील लगाना भी चाह रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ उसको दायर करने की बात नहीं, वो उसको सुनना भी चाह रहे थे फौरी तौर पर। आप ख़ुद देख लीजिए कि मौसूफ़ जो हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर दो मुख्तलिफ राय कैसे रखते हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि अली ज़फ़र साहब ने कहा
कि मैंने इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, मुझे उसका मौका दिया जाए, क्योंकि काजी साहब तो आज ही फैसला सुनाना चाहते थे। जिस पर काजी साहब ने कहा कि आपने कल मुशावरत क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि आपने मौका ही कहाँ दिया बात करने का, आज दिया है तो मैं बता रहा हूँ, कल तो आपने मुझे चुप करवा दिया था। तो काजी साहब ने बहरहाल आज उन्हें इमरान खान से मुशावरत का मौका दिया। अब कल इमरान खान साहब से मुशावरत करके अली ज़फ़र दोबारा आएंगे, सुबह दोबारा कोर्ट लगेगी, क्योंकि काजी साहब को बहुत जल्दी है इस फैसले को करने की। अच्छा जी, अब आगे जो है वो कल 11:30 बजे तक ये मुलतवी हुई है एप्लीकेशन, जो ये पूरी की पूरी हेयरिंग है। फ़ारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक वकील वहाँ पेश हो रहे हैं, उन्होंने आज काजी साहब को कहा कि आज की बहस सुनकर मेरा यकीन और भी ज़्यादा हो गया है कि मुल्क में आइनी अदालत होनी चाहिए। जिस पर काजी साहब मुस्कुराए, बहुत खुश हुए आइनी अदालत के ज़िक्र पर, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन की बात हो रही है। उन्होंने कहा यहाँ ये बात ना करें, आप देखें आपके वकील ने हमारे साथ कितनी बदतमीज़ी की है। उस पर फ़ारूक नाइक साहब ने कहा कि उसको बिल्कुल हम नोटिस देंगे, वकील को हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालांकि सबको पता है कि उन्होंने कौन सा जुर्म किया है जो उनके साथ कुछ कर लेना है। उसके बाद मंदोखेल साहब ने कहा कि आपने वकील का कंडक्ट देखा है आज, आप उसको आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ कैसे बदतमीज़ी हो रही है, हमारी तनख्वाहें गिनी जाती हैं। आप बड़े बड़े वकील जितना टैक्स देते हैं उतनी हमारी सिर्फ तनख्वाह होती है। और मंदोखेल साहब ने और भी बहुत सारे गिले शिकवे किए। मंदोखेल साहब, अगर आप अपना कंडक्ट देखें, आप जिस बेंच में बैठे हैं, आप जो लाकानूनियत कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर लोग आप पर तनकीद भी ना करें तो और आपको सर पर बिठाएं, लेकिन समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या हैं। लेकिन बहरहाल फिर वो दोबारा बात आ गई कि ऑर्डिनेंस की बात आई, तो काजी साहब ने एक और झूठ बेंच पर बैठे बोला और उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस की तो हमारे सामने किसी ने इसको चैलेंज ही नहीं किया। तो अली ज़फ़र साहब ने फिर बताया कि आपके सामने 3-4 दरखास्तें गालिबन आ चुकी हैं। उन्होंने पहले तो खैर ये कहा कि ऑर्डिनेंस की तो यहाँ मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बेंच की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन काजी साहब के रिकॉर्ड के लिए 3 से 4 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है। लेकिन काजी साहब आज बेंच पर फरमा रहे थे कि ऑर्डिनेंस का मुझे पता नहीं है कि वो आया है कि नहीं आया, उसको चैलेंज नहीं किया गया। बहरहाल आज ओवरऑल काजी साहब के लिए बुरा दिन था अदालत के अंदर। काजी साहब को ओवरऑल हजीमत का सामना करना पड़ा। सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी ने आज इनको और दूसरे जजेस को खूब धोया, बड़े डिफेंसिव थे ये। ज़ाहिर है इनके पास कोई बात कहने की नहीं थी। जस्टिस मंदोखेल कोशिश करते रहे अपनी सफाइयाँ देने की, वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, क्योंकि वो ज़ाहिर है इसमें पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं। और काजी साहब ने दबा कर दोबारा से झूठ बोले और एक दफ़ा मुस्कुराए जब आइनी अदालत का जिक्र हुआ। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है DGISI साहब के बारे में, जो नए DGISI हैं। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने, और उन्होंने खबर क्या दी है, नए आने वाले DGISI पर उनका हल्फ तोड़ने का इल्ज़ाम ही लगा दिया है। जी हाँ, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने, मेरा तो ख्याल शाह से ज़्यादा शाह के वफादार या पॉलिश ज़्यादा मारने के चक्कर में हमारे ये दोस्त ज़्यादा दूर निकल गए और उन्होंने नए DGISI को ही इम्प्लीकेट कर दिया। जी हाँ, उन्होंने आज एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि बहुत सख्ती हो गई है, जो नए DGISI हैं वो बहुत सख्त हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो तो एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बड़े तगड़े हैं, बल्कि एक वर्ड बदमाश हैं, ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं करेंगे कि उस वीडियो में कम अज़ कम इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हमें अथेंटिकली नहीं पता कि ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है कि नहीं, लेकिन बाकी बातें सारी हमने उनकी वीडियो में सुनी हैं। और उन्होंने उस वीडियो में, अब अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में, ये कहा कि ये जो नए DGISI हैं इन्होंने एक सख्त पैगाम फजल रहमान साहब को भी भेज दिया है और बाकी सबको भी भेज दिया है कि बंदे बन जाओ। उन्होंने कहा फ़ौज की तरफ से जो नए DGISI हैं उन्होंने डंडा उठा लिया और सबको पैगाम भेज दिया है कि बंदे बन जाओ और तरमीम पास करवाओ। और ये जो नए DGISI हैं, ही इज़ नॉट इनटू एनी नॉनसेंस, वो सिर्फ काम चाहते हैं और उन्होंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि सबको काम करना पड़ेगा, मतलब कि ये तरमीम पास करनी पड़ेगी। तो 2 इम्प्लीकेशंस उनके ऊपर वो लगा रहे हैं। एक इम्प्लीकेशन तो जाहिर है उनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट को वाज़े तौर पर नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर मुजम्मल सोहरवर्दी कह रहे हैं कि मौजूदा DGISI जो है वो सियासत में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये तरमीम पास करवाना चाहते हैं। उन्होंने मौलाना साहब को धमकी भेजी है, दूसरे लोगों को धमकी भेजी है और अब आप देखेंगे ये तरमीम पास हो जाएगी। तो एक तो वो नए DGISI को इम्प्लीकेट कर रहे हैं मुजम्मल सोहरवर्दी नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर। जाहिर है दूसरी बात जो है वो इम्प्लीकेशन की वो ये है
जिससे उनका हल्फ टूटेगा। ज़ाहिर है वो उनकी अभी डीजी आईएसपीआर ने हमें बताया था कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। मुजम्मल सोहरवर्दी कह रहे हैं कि सब कुछ करवा ही इस वक्त फ़ौज रही है और फ़ौज ने ही करवाना है और फ़ौज ने बता दिया है कि अब ये आइनी तरमीम करवानी है। तो ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट की है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने। अब या तो ये अपनी पोजीशन से वापस होंगे और या अगर इसका कोई डिनाइल नहीं आता तो फिर मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं DGISI पर वो बहुत ही सख्त तरीन है। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं वो सुबह के व्लॉग में करेंगे। अब मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।